Hi guys, today we'll be studying locomotion and movement which is chapter 17. इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन किए हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड जो मैंने बॉक्स में बना करके रखा हुआ है वो आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज उनसे या उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट एंड दैट मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला आर ऑल्सो दिस। अब जो चीज़ है वो है कि एक हमारा यहाँ लिख दिया गया है कि जो इनवॉलेंटरी है उन्हें हम मूवमेंट है, और जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है उन्हें हम लोकोमोशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा मतलब ये आना चाहिए कि वॉलेंटरी मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन में है, एंड इसीलिए नेक्स्ट जो लाइन दिया गया है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, बिकॉज जो इनवॉलेंटरी हो रहा है वो मूवमेंट वो वॉलेंट्री नहीं हो सकता, और सिर्फ वॉलेंट्री मूवमेंट ही जो है वही लोकोमोशन है। तो आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते, इसीलिए ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशंस। एंड यहाँ पे लोकोमोशन इज जनरली फॉर वन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। तो ऐसे जब पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके लिख दिया करो उसके बगल में, जैसे कि मैं लिखती हूँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे पास होते हैं अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। तो सबसे पहले जो हमारा अमीबॉइड होता है वो हमारा मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स में होता है। ऑल्सो जो अमीबा है वो उसका जो सूडोपोडिया फॉर्म होता है, हमें सबको पता है कि सूडोपोडिया फॉर्म होता है अमीबा में, लेकिन सूडोपोडिया क्यों फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज फॉर्म्ड द सूडोपोडिया। हाउ इज इट फॉर्म दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अमीबा? इट इज फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ओवर हियर, ज़्यादा स्ट्रीम कर जाएगा तब सूडोपोडिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सीलियरी मूवमेंट जो है वो हमारा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में करता है, जैसे कि जो हमारा ट्रैकिया में जो है तो वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए हेल्प करता है, एंड जो पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। अब मूवमेंट ऑफ हमारा लिम्स जॉज रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मसल्स है, जो बोन्स है, वो जो है वो हमारा मस्कुलर मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो जो हमारा लोकोमोशन है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा लोकोमोशन है वो जो है सो ये है वो वॉलेंटरी है। तो उसके लिए लोकोमोशन इट विल रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल सेल, स्केलेटन एंड ऑल्सो न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम हमें चाहिए होगा इवन फॉर इनवॉलेंटरी ऑल्सो। ओके, नाउ मसल हम अब भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम 3 तरह के मसल होते हैं, एक हो गया स्केलेटल, एक हो गया विसरल और एक हो गया कार्डियक। स्केलेटल मसल जो हमारा होता है उसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है और इसे हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑल देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर नोन एज वॉलेंटरी मसल्स टू। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल। विसरल मसल, विसरा का क्या मतलब होता है? जो सॉफ्ट डीप इंटरनल ऑर्गन इनसाइड द चेस्ट एंड बेली कैविटीज लाइक हार्ट, लंग्स एंड स्टमक, उसे हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो जो विसरल होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं और ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। जो कार्डियक है, ये जो मसल्स है इनमें एक ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, इन्हें मसल्स ऑफ हार्ट कहते हैं, एंड ये भी इनवॉलेंट्री इन नेचर है, बट इनमें भी स्ट्रिएशन रहता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल। अभी हम कार्डियक मसल नहीं एग्जामिन कर रहे हैं, कोई इनवॉलेंट्री विसरल मसल नहीं हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। अभी हम लोग स्केलेटल मसल को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा।
स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स और फैसिकल्स। तो ये हो गया हमारा एक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, या क्रॉस सेक्शनल या ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। और ये हमारा मसल फाइबर है, इसे हम क्या कहेंगे, फैसिकल्स, ठीक है। ये एक कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, ये जितने भी फैसिकल्स हैं ये एक कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं फैसिका, ठीक है। ईच मसल बंडल्स, ये जो फैसिकल्स हैं, ये जो इतने सारे बड़े बड़े आप फैसिकल्स देख रहे हैं, इनके अंदर होता है मसल फाइबर, और ये है हमारा मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर या मसल जो हमारा मसल फाइबर है, इट इज़ लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सैक्रोलेमा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सैक्रोलेमा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इस सैक्रोलेमा के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज तो रन कर ही रहे हैं अपना यहाँ के, इस सैक्रोलेमा के अंदर है सैक्रोप्लाज्म, ठीक है। मसल फाइबर इज अ सिंसिटम। सिंसिटम का मतलब होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस जब हो जाते हैं एक ही में तो उसको हम सिंसिटम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और जगह हमें प्लांट में भी जो है सो सिंसिटम देखने को मिलता है बीच में, या कभी कभी अगर सेल डिवीजन जो है वो टाइम पर नहीं हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया, कैरियोकाइनेसिस टाइम पे नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस अगर नहीं हुआ तो वो भी क्या फॉर्म करता है, सिंसिटियम फॉर्म करता है। एज द सैक्रोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अभी मैं ये सब जो बोल रही हूँ ना, ये आगे जब आप पढ़ोगे कि मैकेनिज्म ऑफ मटल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें ये बहुत यूज़ होगा कि ये सब पॉइंट्स यूज़ होगा, ठीक है, कि सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है कैल्शियम आयन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज दैट, हाँ, इनमें बहुत सारे मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ईच मायोफिब्रिल्स जो है उसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड रहते हैं, जिसके वजह से उनका स्ट्राइटेड एक्सपीरियंस होता है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो है सो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आगे फोटो भी है, ओके। सो जो हमारा लाइट बैंड होता है उसे हम एक्टिन भी कहते हैं, या आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, ठीक है। मैंने लाइट बैंड, एक्टिन, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड इज द सेम थिंग। वेरस जो हमारा डार्क बैंड है उसे हम ए बैंड और एंटी आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, आई से आइसोट्रोपिक इसका फुल फॉर्म है, ए से एंटी आइसोट्रोपिक इसका फुल फॉर्म है, या हम इसे क्या कहते हैं, मायोसिन भी कहते हैं, हाँ, मायोसिन। Both the protein are arranged as rod-like structure parallel to each other and longitudinal axis of the myofibril. Parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils का क्या मतलब हुआ कि ये देखिए ये parallel to each other है, parallel to each other है, parallel to each other है। ये तो नहीं हो गया, ये हमारा मायोसिन हो गया, ये हमारा एक्टिन हो गया, ये पूरा चीज़, ठीक है। ये फिर हमारा मायोसिन हो गया, ठीक है। ये फिर ये पूरा चीज़ हमारा एक्टिन हो गया, और फिर ये पूरा चीज़ हमारा मायोसिन हो गया। सो आरंट दे पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये जो फिलामेंट है ये थिनर है एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स, ओके। हेंस आर कॉल्ड थिक एंड थिन फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। अब हमने अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा, तो ए बैंड, थिन बैंड या एक्टिन, आई हो गया, सो सॉरी गाइस, ये हो गया हमारा आई हो गया, आई थिन या एक्टिन, और जो हमारा ए है वो थिक, एंटी आइसोट्रोपिक एंड व्हाट, इट्स योर मायोसिन, ठीक है।
अब जो हमारा ये है एक्टिन जो है, इसके बीच से एक लाइन पास होता है, इसके जस्ट बीच से जो लाइन पास होता है इसे हम जेड लाइन बोलते हैं। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाई अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम बैंड। तो जो मायोसिन के बीच में ही जो प्रेजेंट है उसे हम एम बैंड कहते हैं, ठीक है। और ये जेड लाइन के बिटवीन, ये जो हमारा जेड लाइन है, ये जो जेड लाइन के बिटवीन जो एरिया है, ये से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम एक सैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इन रेस्टिंग स्टेज द एजेस, इन रेस्टिंग स्टेज मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तब, इन रेस्टिंग स्टेज द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स पार्शली ओवरलैप द फ्री थिक फिलामेंट्स लीविंग द सेंट्रल पार्ट। हाँ, तो जब ये एक एज जोन फॉर्म होता है, ऐसे तो जो हमारा है थिक फिलामेंट्स और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, इवन इन द रेस्टिंग स्टेज। बट रेस्टिंग स्टेज में एक ऐसा टाइम भी आता है जब जो हमारा मायोसिन है वो एक्टिन से, ये हमारा एक्टिन है, ठीक है, एंड ये हमारा मायोसिन है, ओवरलैप्ड नहीं होता है। द सेंट्रल थिक फिलामेंट जो है हमारा मायोसिन, जो ओवरलैप्ड नहीं है, ये रेस्टिंग स्टेज के टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एज जोन कहते हैं, एज जोन कहते हैं। ये जेड लाइन के बिटवीन क्या हो गया हमारा, सैक्रोमियर हो गया, है ना। ये ए बैंड हो गया हमारा, ए बैंड यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या चीज प्रेजेंट है, मायोसिन का बैंड है। आई बैंड, ये हो गया हमारा आई बैंड, एक्टिन वाला बैंड। अब देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली वून्ड टुगेदर। तो ये एक हो गया एफ एक्टिन इसे कहते हैं, और ये दूसरा हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं। Each F actin is a polymer of monomeric globular actins, ठीक है। 2 filaments of another protein, एक ट्रोपोमाइसिन भी अल्फा हेलिक्स के तरह इसके थ्रू रन करता है, एंड ट्रोपोमाइसिन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स एट ऑल्टरनेट इंटरवल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, या रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट रहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन का यूज होगा इन द रेस्टिंग स्टेज, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्टिन फिलामेंट है, तो ये मास्क कर दिया ट्रोपोनिन जो यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट को अभी मास्क करके रखा हुआ है, ताकि अभी जो है इसके ऊपर से जो है सो मायोसिन स्लाइड नहीं करे इन व्हेन इट इज़ इन रिलैक्स स्टेट। आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब जो है मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मायोसिन है वो कंसिस्ट करता है एक लाइट मेरोमाइसिन और एक हैवी मेरोमाइसिन, ठीक है। तो हमें जो हमारा मायोसिन है वो मायोमाइसिन का बहुत सारा मोनोमर मिल के पॉलीमराइज्ड होके एक मायोसिन बनाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट 1 थिक फिलामेंट, ईच मेरोमाइसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। तो ये जो टेल हमारा हो गया इसे हम क्या कहेंगे, LLM, या ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। और ये एक हमारा शॉर्ट आर्म हो गया, ये शॉर्ट आर्म और हेड टुगेदर कंस्टिट्यूट करता है HMM। एंड ये जो है ये क्रॉस आर्म हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि the HMM components, the head and short arm projects outward at regular distance at an angle from each other from the surface of a polymerized protein filament and is known as cross arm। तो ये जो at an angle पर निकल रहा है, ये जो HMM है, ये जो head है और ये जो short arm है, तो इस ही चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं।
अच्छा, जो ग्लोब्यूलर हमारे पास जो हेड है, इसमें हमारे पास एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है, ठीक है। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। तो यहाँ पर हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है, एंड एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, जिसका यूज अभी हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एटीपीएस भी रहता है, एंड जहाँ पर भी एस सफिक्स है उसका मतलब कि वो एक एंजाइम है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? इट इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, ये भी याद रखना है कि इट इज़ द थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, दैट मीन्स एक्टिन ओवर मायोसिन, एंड दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक सिग्नल इनिशिएट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाया अ मोटर न्यूरॉन। अब आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन क्यों है, क्योंकि मसल से जुड़ा हुआ तो मोटर न्यूरॉन ही रहता है। A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोटर यूनिट क्या होता है? तो मोटर यूनिट इज नथिंग बट अ मोटर न्यूरॉन with its muscle fibers, or the muscle fibers which is connected to it is known as a motor unit। तो द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सैक्रोलेमा ऑफ द मसल, वही सेम सैक्रोलेमा जो हमने पढ़ा, इज कॉल्ड अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और अ मोटर एंड प्लेट। मतलब जो मोटर जो न्यूरॉन है वो एंड हो गया, तो इसीलिए हम इसे मोटर एंड प्लेट कह रहे हैं, ठीक है। अब एक न्यूरल सिग्नल जब न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन हुआ, वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया इन द सैक्रोलेमा। यस, दिस इज द सेम एक्शन पोटेंशियल विच इज वो Na+ एंड K+ वाला, ठीक है, सेम वही एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट किया। एसिटाइलकोलिन तो करेगा ही जनरेट। तो ये हमारा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये स्प्रेड करता है थ्रू द मसल फाइबर्स एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज ओनली द गेटवे ऑफ ओपनिंग द कैल्शियम आयन्स चैनल into the sacroplasm, so this is providing the release of calcium ion into the sacroplasm, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इंक्रीज होता है कैल्शियम लेवल्स का, तो जो ट्रोपोनिन जो था, ये वाला चीज, ये ट्रोपोनिन, इसके ऊपर कैल्शियम आकर के बाइंड कर दिया, एंड इसके वजह से जो ट्रोपोनिन है, ये तो पहले मायोसिन को मास्क करके रखा था कि ये नहीं इससे लगे, बट बिकॉज यहाँ कैल्शियम अकोमुलेट हो गया है, तो अब ये जो है ये जाके मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, thereby removing the masking of active sites for myosin, ठीक है। तो एक्टिव साइट जो मास्क करके था रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन की वजह से, वो Ca++ आने की वजह से हट गया है। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge। अब देखो हमारे पास क्या था, ATPase था हेड पे मायोसिन के, ठीक है, एंड हमारे पास ATP बाइंडिंग साइट भी था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस से एनर्जी होता है, एटीपी टूटेगा, वाटर, ठीक है, एटीपी टूटेगा एटीपी प्लस पीआई के वजह से, ये एटीपीएज एंजाइम के वजह से ही ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है और ऐसे टूट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मायोसिन फिलामेंट है, ओके। अभी क्या हो रहा है कि एटीपी अटैच हुआ, तो क्या हुआ कि वो टूटा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे, इसको होने से एनर्जी रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज होने के वजह से ये जो मायोसिन का हेड है वो इससे बाइंड कर गया, और ये एक्टिन जो है आगे 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 इसको लेते गया, तो स्लाइडिंग हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक नया एटीपी जब आया, तब ये जो है क्रॉस ब्रिज टूट गया। अब व्हेन दिस एटीपी अगेन इट विल रिलीज एटीपी प्लस पीआई, देन अगेन जो एनर्जी मिलेगा उससे ये चिपकेगा, एंड फिर आगे आगे स्लाइड करता जाएगा। जो मायोसिन है वो एक ही जगह पर रहेगा, पर जो एक्टिन है वो स्लाइड करता रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एटीपी जब आएगा तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगा। ये तो एक एटीपी है। अब क्या ये एटीपी प्लस पीआई फिर जुड़ के एटीपी बन जाएंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ये जो होगा ये अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये वाला चीज़ ये यहाँ पर नहीं होगा।
द मसल दैट अटैचेस एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, तो ये ए बैंड जो है वो इसको पुल कर रहा है ना एक्टिन फिलामेंट्स को टूवर्ड्स देयर सेंटर एंड ऐसे ऐसे पुल कर रहा है। और यहाँ क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये जो हेड ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये चीज़ यही है रोटेशन ऑफ हेड। ओके, द जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। तो जो जेड लाइन है वो जब ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो इनवर्ड्स पुश होगा ना, तो इससे जो सैक्रोमियर है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आई बैंड का गेट्स रिड्यूस्ड whereas द ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ। आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेंथ में चेंज हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is replaced causing further size। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर डायग्राम देख लो। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में क्या ऑब्जर्व करना है, रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एंड एच बैंड एंड जो हमारा जेड लाइन है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स में क्या है, जेड लाइन है, जेड लाइन है, हमारे पास एस जोन है, एच जोन है, ये हमारा आई बैंड, ये हमारा ए बैंड हो गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये देखो ये जेड लाइन छोटा हो रहा है, जेड लाइन छोटा हो रहा है, एंड ये जो एच जोन है, एच जोन भी कम होते जा रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। फिर जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एच जोन बचा ही नहीं, तो रेस्टिंग स्टेज में इसीलिए बोलते हैं ये रहता है जब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सब नहीं रहता है। एंड हमारा जो सैक्रोमियर है वो कितना छोटा हो गया, जो हमारा जेड लाइन है कितना आसपास आ गया, यहाँ देखो कितना दूर था, यहाँ देखो कितना दूर था, यहाँ देखो कितना पास हो गया। ठीक है, फिर जब ये रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा तो फिर ऐसे 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 चला जाएगा, फिर यही चीज़ फॉलो होगा, उल्टा डायरेक्शन में फॉलो होगा। जब रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे फॉलो होगा। इसे हम साइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द Ca+ आयंस आर पम्प्ड बैक टू द साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग। हाँ, तो ये प्रोसेस जो है, ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा, सॉरी नॉट रिलैक्सेशन नॉट कॉन्ट्रैक्शन बट दिस कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कैल्शियम अटैच्ड है उसके ऊपर। फिर कैल्शियम जब चला जाएगा साइक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में, क्योंकि वही तो उसका स्टोर हाउस था ना, तो जेड लाइन वापस अपना रिलैक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर वापस अपना सेम पोजीशन पे जो है ये लौट जाएगा। ठीक है, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्सेशन। तो इसको हम रिलैक्सेशन, तो तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ये एटीपी जो है, फिर नया एटीपी आ रहा है, ये तब तक होते रहेगा जब तक कैल्शियम उससे बाइंड है। जब कैल्शियम बाइंड होके वहाँ चला जाएगा तो उसके बाद ट्रोपोनिन आ जाएगा, तो ट्रोपोनिन मास्क कर देगा मायोसिन से बाइंड होने में। ठीक है, मास्क कर दिया मतलब मास्क लग गया to their original position relaxation. The reaction time of fibers can vary in different muscle। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है ना मसल होने का, ये डिफरेंट मसल में जो है सो वेरी कर सकता है। अब हम जानेंगे कि एक रेड फाइबर होता है और एक वाइट फाइबर होता है मसल में ही। तो ये यहाँ पर देखो, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द अक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन इन देम, ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फैटिग। तो ये वही एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला है कि हमें क्यों क्रैम्प्स होते हैं, वही रीज़न है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड बाइम। तो ये जो रेड फाइबर्स होते हैं ना, वो उनमें ऑक्सीजन जो है, एक उनमें पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा रेड अपीयर करते हैं, जो हमारे रेड मसल फाइबर्स हैं। तो इनमें मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, ग्लोबिन मतलब कुछ तो स्टोर कर रहा है, एंड मायो मीन्स मसल्स इज हाई। ठीक है, which gives this a reddish appearance, and इनमें जो है plenty of mitochondria है, and they utilize a large amount of ATP stored in them for ATP production। तो इसीलिए इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इन्हें हम इन्हें हम एरोबिक मसल भी कहते हैं, तो इसे हम एरोबिक मसल भी कहते हैं। एंड कुछ मसल जो होते हैं उनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, तो इसीलिए वो पेल या वाइटिश इन कलर अपीयर करते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर कम है तो एटीपी प्रोडक्शन भी कम होगा, जैसे लैक्टिक एसिड वाला में कम एटीपी प्रोडक्शन होता है, एंड क्रेब्स साइकिल में ज़्यादा होता है।
बट द अमाउंट ऑफ साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। लेकिन व्हाइट फाइबर्स में साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू रेड फाइबर्स में, और ये डिपेंड करते हैं एनएरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी में। अब एक एग्जांपल और एक कंपैरिजन देखो जिससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रेड फाइबर्स में क्या है, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, सो देर अपीयर रेड इन कलर, इसमें कम है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर है। दिस इज द रीजन वाई ये एनएरोबिक में इसमें करते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ ये चीज़ पढ़ो, दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, दे हैव फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड। तो इसी रीजन के वजह से इनमें अमाउंट ऑफ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर हाई। जैसे हमारा आईबॉल का मसल हो गया, जैसे इनमें ये नोटिस करो, दे हैव फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड। फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड, जब एक कार हमारे आँख से मूव कर रहे हैं, जैसे ये वाइट फाइबर्स हमारे आईबॉल के मसल्स में प्रेजेंट है, तो हम कार को देख रहे हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो फास्ट, एंड हियर इट इज एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक। तो लाइक जब हम बैठे हुए हैं, दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, शॉर्टर पीरियड, फास्ट रेट, स्लो रेट, लॉन्गर पीरियड्स। जैसे हमारा एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक है, जो हम जब बैठते हैं तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ है, इसीलिए इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है एंड इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ, during vigorous exercise the muscle do not get enough oxygen and undergo anaerobic respiration to produce lactic acid from pyruvic acid. The lactic acid accumulates in the muscle and leads to muscle fatigue and pain. Fatigued muscle need extra oxygen to oxidize accumulate lactic acid and aerobically it is called oxygen depth of muscles. तो यहाँ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है मसल में, तो इसीलिए जो है मसल में फटीग एंड पेन हो रहा है। रिगर मोटिस क्या है, जहाँ पर भी मोटिस होता है डेथ होता है, रिगर मतलब रिजिड हो गया। इज द स्टेट ऑफ बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स कॉज्ड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर डेथ क्या हो रहा है कि एटीपी डिक्रीज कर रहा है डेफिनेटली। अब आप सोचोगे कि ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स रिगर मोटिस हो रहा है, बिकॉज उसी टाइम तो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, मतलब बॉडी आफ्टर डेथ जो है वो स्टिफ हो जाता है। कि मान लो कोई एक मसल था जो रिलैक्स स्टेट में था, तो फिर वो मसल को तो स्टिफ नहीं होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन रिगर मोटिस एंड दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन अ बॉडी आफ्टर दैट, बिकॉज टाइम आफ्टर दैट क्या हुआ, एटीपी तो डिक्रीज हो ही गया अपने आप, क्योंकि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस तो बंद हो गए हैं आपके। उसके बाद Ca2+ राइज हो गया, क्योंकि Ca2+ का एक्सक्रीशन तो हो नहीं रहा है आपका बॉडी से। तो उसके बाद क्या हुआ, ये रीज़न के वजह से इवन आफ्टर दैट मायोसिन अटैच करेगा एक्टिन को, बट फिर उतना एटीपी तो बचा ही नहीं है कि वो वापस से उसको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी हो गया, तो फिर वो कैसे उसको छोड़ेगा, तो लाइक हाउ विल इट सेपरेट। सो रिगर मोटिस परसिस्ट टिल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। फिर बहुत बाद में क्या होगा, जैसे बॉडी मरा हुआ बहुत टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन होगा, तो तब तक रिगर मोटिस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। फिर हमारे पास है मसल विच एक्ट इन ऑपोजिशन टू अदर मसल्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। हर मसल अपना बॉडी में एंटागोनिस्टिक नहीं होता है, लेकिन हमारा जो बाइसेप्स है एंड जो ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स को हम फ्लेक्सर भी बोलते हैं, एंटागोनिस्ट वो एंड ट्राइसेप्स, दीज टू आर हमारा एंटागोनिस्टिक, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, एल्बो का फ्लेक्शन होता है, तो आर्म बेंड होता है, तो आर्म बेंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब अगर ट्राइसेप्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एल्बो का क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, आर्म स्ट्रेटन हो रहा है। फ्लेक्शन जो मतलब फ्लेक्शन मतलब कि बेंड होना, ठीक है, फ्लेक्शन बेंड हो रहा है, एल्बो एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेट हो रहा है, तो उल्टा काम हो रहा है ना, एक बेंड कर रहा है एक स्ट्रेट कर रहा है, तो एंटागोनिस्टिक हो गया ये। ओके गाइस, तो पहले मैंने एक मिस्टेक किया था, वो सार्कोलिमा होता है, नॉट सैक्रोलिमा, एंड इट इज सार्कोप्लाज्म नॉट सैक्रोप्लाज्म। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो अभी हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे तरीके के होते हैं, एंड जो हमारा बोन्स एंड कार्टिलेजेस है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बोन है वो हार्ड मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, इसमें जो है कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो हमारा कार्टिलेज है उसमें कॉन्ड्रियन सॉल्ट्स प्रेजेंट, ठीक है, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट।
तो स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स का है। इसको हम लोग किए हैं क्लासिफाई एज ए एक्सियल स्केलेटल में एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल में। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स कंसिस्ट करते हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। टू सेट्स ऑफ बोन, फर्स्ट हो गया हमारा क्रेनियल बोन्स एंड सेकेंड हो गया हमारा फेशियल बोन्स। तो क्रेनियल और फेशियल बोन्स मिला के 22 बोन्स है। यहाँ जितने भी नंबर्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है, इसमें 20 बोन्स है। एंड यू नो कि क्रेनियल बोन्स इसको क्यों बोलते हैं, क्रेनियम फ्रॉम दैट जो ब्रेन का पार्ट है उससे ये एक हार्ट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। एंड देयर आर a single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity। तो ये जो hyoid bone है ये ना ही लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं ये एक आपको क्लियर कर देती हूँ। hyoid bone is neither grouped in cranial nor facial bones। ठीक है, ये चीज एक क्लासिफिकेशन का चीज है। तो हमारे मिडल ईयर है, मिडल ईयर में 3 टाइनी बोन्स है, मेलियस, इंसस, स्टेपिस, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मेलियस है वो हैमर के जैसा लगता है, मतलब लैटिन में इसका मतलब हैमर है क्योंकि ये हैमर के जैसा दिखता है। इंसस को हम लैटिन में एनविल बोलते हैं क्योंकि ये एनविल की तरह देता है। स्टेप्स ये वही है जैसे जो घोड़ा पे हम लोग जैसे बैठते हैं, लूप तरह का होता है, आप देखोगे जब डायग्राम उसका तो उस तरीके से। अब इन डायग्राम को, इस डायग्राम को आपको याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले हमारा है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हायोइड बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन, नेजल बोन, लैक्राइम बोन, एथमॉइड बोन, स्फेमोइड। तो इसको याद करने के लिए आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, या तो जिस तरीके से मैं करती हूँ इस तरीके से आप कर सकते हैं कि लाइक आई गो इन फॉर द एटिमोलॉजी एंड एटिमोलॉजी से मुझे पता चल जाता है कि ये। तो देखो, पैराइटल का मतलब होता है लैटिन में वॉल, तो ये क्या हो गया, वॉल ऑफ द स्कल हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके याद करने में चाहिए। टेम्पोरल लोब कहाँ, हमारे टेम्पल्स के पास प्रेजेंट है, तो ये टेम्पेरल बोन। ऑसिपिटल का मतलब बैक ऑफ द स्कल हो गया, तो ये बैक ऑफ द स्कल हो गया ऑसिपिटल। ठीक है, बैक ऑफ द स्कल है ना ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल कॉन्डाइल, कॉन्डाइल इज नथिंग बट अ राउंडेड प्रोजेक्टर। ऑसिपिटल का तो मतलब आपको पता ही है, तो ये दिस इज लाइक अ प्रोजेक्टर, इट इज लाइक अ प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्फेनॉइड बोन है। स्फेनॉइड बोन आगे की तरफ है, इसको मैंने याद किया है। ठीक है, एथमॉइड बोन है। एथमॉइड बोन बेसिकली क्या है ना कि एक एथमॉइड का मतलब होता है कि सीव स्ट्रेनर, तो एक तरह का प्लेट पता है जो हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स को थ्रू नोज टू ब्रेन लेके जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है बोन की तरह 3D में, आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एथमॉइड बोन। ठीक है, लैक्राइम बोन हमारे आंख के पास प्रेजेंट है। लैक्राइम का लैटिन में वर्ड होता है, जहाँ पे भी लैक्रिमा आपको पता रहेगा इसका मतलब है टीयर, तो ये बोन नियर टीयर ड्रेनेज सिस्टम है। ये हो गया हमारा जाइगोमैटिक बोन, इसको अगेन मैंने याद किया है, ये चीक्स और ये सारी चीज को कनेक्ट करता है जाइगोमैटिक बोन। फिर है हमारा मैक्सिला, मैक्सिला मतलब अपर जो, मैंडिबल मतलब लोअर जो, हायोइड, हायोइड ग्रीन में हायोइड का मतलब यू शेप्ड है, ये एक ही तरह का यू शेप्ड बोन है। तो इस तरीके से मैंने याद किया। अब क्या करना है ना इसको इजी बनाने के लिए, क्या मैं करती हूँ कि एनसीईआरटी का कोई सा भी डायग्राम, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम लो। अब डायग्राम आपको याद है, अनलेबल्ड डायग्राम लो। पहले तो डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो, उसको सोचो कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, एंड इसके बाद एक अनलेबल्ड डायग्राम लाओ एंड इस अनलेबल्ड डायग्राम लेबलिंग करना शुरू करो। जैसे ये फ्रंटल बोन, ठीक है, ऐसे ये क्या है पैराइटल, ये क्या है ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल, हायोइड, स्फेनॉइड, नेजल बोन नाक के पास, यहाँ पर एथमॉइड। ठीक है, इस तरीके से कर, ओके।
तो ये हो गया हमारा ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको कार्टिलेज के बारे में भी जानना होगा बिकॉज आगे इसका यूज होगा। कहीं पे भी कॉन्ड्रो अगर वर्ड है तो इसका मतलब कि ये कार्टिलेज से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं पे भी तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 तरह के कार्टिलेज होता है, ज्यादा तो कार्टिलेज डिटेल में नहीं है, बट ये देखो कि हाईलाइन कार्टिलेज होता है प्रेजेंट इन रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, इलास्टिक कार्टिलेज होता है प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर एंड यूस्टेशियन ट्यूब, फिब्रो कार्टिलेज होता है जो इंटरवर्टिकुलर डिस्क। अब यहाँ क्या लिखा है, द स्कल रीजन। अच्छा, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, ठीक है। अच्छा, एक्सियल हो गया, एक्सियल हो गया, फिर लैटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, ये सब बॉडी प्लेन्स। तो एक्सियल मतलब क्या होता है ना कि हम अगर किसी चीज को एक्सिस से काटेंगे, ऐसे काटेंगे अगर, तो वो एक्सियल हो गया, ठीक है। The skull region articulates with the superior region of vertebral column with the help of 2 occipital condyles, dicondylic skull, ठीक है। आर्टिकुलेट्स का मतलब कि वो एक, articulate is nothing but to form a joint with another bone, that is the meaning of articulates, ठीक है। 8 vertebral column होते हैं, consist of 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally based। dorsal का मतलब पीछे, ventral का मतलब आगे, posterior का मतलब पीछे, anterior का मतलब आगे, ठीक है। So it extends from the base of the skull and continues to the main framework of the trunk. Each vertebrae, हर एक का vertebrae का जब आप structure देखोगे तो उसके बीच से nerve canal है जिससे हमारा spinal cord। तो जो हमारा vertebrae है वो divided into cervical vertebrae, thoracic vertebrae and lumbar vertebrae। फर्स्ट जो हमारा cervical vertebrae है उसका नाम है एटलस, एंड जो सेकेंड वर्टिब्रे है उसका नाम है एक्सिस। एंड हमारे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसे हम C1, C2, C3, C5, C6, C7, C7। फिर जब हमारा थोरैसिक रीजन आ जाता है तो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे आता है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। फिर हमारा लंबर वर्टिब्रे आता है L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है, यहाँ पर लंबर रीजन है, ठीक है। फिर हमारा सेक्रल, ये जो है ये सेक्रम है। वन फ्यूज्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली देयर आर 5 सेरेब्रल वर्टिब्रे बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये 5 बोन के बने हुए, 5 वर्टिब्रे के बने हुए हैं जो फ्यूज्ड है, इसीलिए इसको वन फ्यूज्ड लिखा हुआ है। वैसे हमारा कॉक्सिक्स है जो नॉर्मली 3 to 5 रहते हैं एंड नॉर्मली एक एडल्ट मतलब 4 वर्टिब्रेज का फ्यूजन टुगेदर है, तो इसीलिए यहाँ 1 कॉक्सिक को कैसे याद रखोगे। अब ये सब तो याद करना इजी है, लंबर रीजन में थोरैसिक है, 7 है, 12 है, 5 है, कॉक्सिक को कैसे याद रखोगे, तो कॉक्सिक्स ग्रीक में कुकू होता है, कुकू पता है एक बर्ड है, इसका जैसा बीक जैसा ये रिजेंबल करता है, फाइन। दिस इज द थिंग एंड okay, there is something about the second cervical vertebrae which can be put in extra, is known as axis, ठीक है। तो इसका पेग लाइक मूवमेंट होता है, पेग लाइक मूवमेंट जब हम नॉड करते हैं ना, हाँ या ना बोलते हैं, तब इसका ये जो प्रोसेस जो होता है इसको हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, तो ये हेल्प करता है। एंड दिस इज द वर्टिब्रल फॉर्मूला इन C7, T12, L5, S फ्यूज्ड है, C फ्यूज्ड है, ठीक है। ये लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू क्या होता है, जब मैंने ये तो एक्सिस है, ये ऐसे जब होता है तो ये हो जाता है हमारा लैटरल व्यू। The number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals including human being, but there can be exceptions because almost का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिब्रे का जो है सो functions लिखा हुआ है, protects the spinal cord, supports the head, serves as the point of attachment for ribs and musculature of the neck। अब हम स्टर्नम की हो जाते हैं, तो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल मिडलाइन मैंने आपको बोला वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, तो ये हो गया हमारा स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के पास 12 पेयर्स ऑफ रिब हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रली टू द स्टर्नम, मतलब पीछे से इट इज कनेक्टेड टू द वर्टिब्रे एंड आगे से वेंट्रली इट इज कनेक्टेड टू द
sternum. It has two articulation surfaces on its dorsal end and is hence called bicephalic. तो देखो cephalic का मतलब होता है हेड. तो जब आप एक रिब को देखोगे, रिब का वीडियो देखो, तो उसका जो हेड पोर्शन होता है, एक बोन को भी हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. जब हम एक बोन को स्टडी करते हैं, एक रिब को जैसे स्टडी करें, तो इसको भी डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ठीक है. तो उसमें हेड होता है पीछे की ओर में. द हेड ऑफ द रिब हैज़ टू आर्टिकुलर फैसेट. आपको पता है आर्टिकुलेशन मतलब जॉइनिंग होता है. एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल रिब 6 है, वो आर्टिकुलेट करता है, एक हेड जो उसका है वो T6 से और एक T5 से. तो एक थोरैसिक वर्टिब्रे जो उसका नंबर से कोरेस्पॉन्डिंग है और एक जो उसके पहले, वन इमीडिएटली अबव. तो दिस इज द मतलब यहाँ पर ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी में. इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सर्फेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड. हाँ, पीछे की एंड ही है, ऐसा नहीं है कि दो जगह से कर रहा है, एक वेंट्रल से एक डॉर्सल से. दोनों डॉर्सल में ही हेड में प्रेजेंट है एंड इट इज़ कॉल्ड बाइसेफेलिक. तो जो हमारा फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं. क्यों ट्रू रिब्स कहते हैं? बिकॉज ये जो है ये थोरैसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड है एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है. जो हमारा 8th, 9th, 10th है, ये जो 3 वर्टिब्रे हैं, ये हम इसे फॉल्स रिब कहते हैं. अच्छा, ऑल्सो दे आर विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. और कहाँ हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है? रिंग्स ऑफ ट्रैकिया. ये वही जो मैं आपको क्लासिफिकेशन, जो मतलब आपको 3 में टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में बताई थी, वही हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है. तो डायरेक्टली विद द स्टर्नम, हाँ, तो ठीक है. बट ये 8th, 9th और 10th जो है, ये जो 7th रिब है, उनमें जाके अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब. मतलब कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रा. तो हाँ, वर्टिब्रा से तो ये कनेक्टेड ही हैं 8th, 9th एंड 10th रिब्स, बट दे कनेक्ट टू द 7th रिब. यहाँ स्टर्नम में कनेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ जाके कनेक्ट करते. किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कार्टिलेज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल. और जो 1 to 7 है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं. जो लास्ट हमारा 11th, 12th है, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम, ठीक है. तो थोरैसिक वर्टिब्रे हो गया हमारा. थोरैसिक वर्टिब्रे, ये चीज़ थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर, ये सब क्या बताते हैं? रिब केज बनाते हैं. अब हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो अपेंडेजेस से तो 4 लिम्ब और उसके साथ उसके गर्डल्स कंस्टिट्यूट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, तो सबसे पहले हम अपना 4 लिम्ब देख लेते हैं, मतलब ऊपर वाला. तो उसमें हमारे पास है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. उसके बाद हमारे पास मेटाकार्पल्स है. तो ये देखो, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. कार्पल्स, ये हो गए कार्पल्स. रिस्ट बोन्स 8 इन नंबर, तो ये 8 इन नंबर होते हैं, ठीक है. मैं आपको दिखाऊंगी भी ये. मेटाकार्पल्स, पाम बोन्स 5 इन नंबर. ये हो गया मेटाकार्पल्स यहाँ पर, ठीक है. हमारा जो उसके बाद है फैलेंजेस, डिजिट्स 14 इन नंबर. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14. तो हमारा जो फैलेंजेस है, मतलब डिजिट्स, इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये आपको याद रखने, ठीक है. उतना ही याद रखना है और नहीं याद रखना है. तो इसमें ये डिवाइडेड है प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल में, ठीक है. प्रॉक्सिमल क्या होता है? क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन को प्रॉक्सिमल बोलते हैं. डिस्टल होता है फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन. एंड हमारा जो थंब है, इसे हम फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल होता है और डिस्टल होता है. किसमें? थंब में. तो ये कुछ इस तरीके का होता है. यहाँ पर देख लो, ये 8 हमारे रिस्ट बोन्स हैं, कार्पल्स, ठीक है. पाम बोन 5 है एंड डिजिट्स कितने हैं? 14 है, ठीक है. फिर फीमर है, थाई बोन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट बोन. फिर टिबिया, फिर फिब्यूला, ठीक है. जैसे हमारे पास क्या था?
रेडियस था, वैसे यहाँ टिबिया है, अल्ना फिब्यूला है, तो याद करना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज दैट पैटर्न इज सेम। तो बोन्स याद करना आसान है, आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लॉन्गेस्ट बोन टिबिया एंड फिब्यूला, टार्सल्स एंकल बोन्स, तो यहाँ कार्पल्स था, यहाँ टार्सल्स है। टार्सल्स कितने हैं? 7 इन नंबर है, और कार्पल्स 8 इन नंबर है, लेकिन टार्सल 7 इन नंबर। मेटाटार्सल्स ये वाला एरिया, ये कितने हैं इन नंबर? दीज आर 5 इन नंबर। ये फर्स्ट मेटाटार्सल, थंब से काउंट करना शुरू करेंगे। एंड डिजिट्स 14 इन नंबर, सेम थंब में भी इसमें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ही रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइंड लिम्ब कहेंगे या लोअर लिम्ब कहेंगे। तो ये रहा हमारा टार्सल। फिर एक कप शेप्ड बोन होता है, कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला, इसको हम क्या कहते हैं? नी कैप कहते हैं। अब पेक्टोरल एंड पेल्विक गटर देख लेते हैं, तो ठीक है। दे हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो अपर लिम्ब के लिए पेक्टोरल गटर, आर्टिकुलेशन के लिए एक्सियल स्केलेटल के साथ हेल्प करता है। क्या कंसिस्ट करता है ये? एक स्कैप्यूला का और एक क्लैविकल का, ठीक है। तो ईच पेक्टोरल गटर कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड अ स्कैप्यूला। स्कैप्यूला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। तो पीछे ये सिचुएटेड होता है सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के बिटवीन में, ये बहुत ज़रूरी, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब के बिटवीन ट्रायंगुलर होता है। एंड इस स्कैप्यूला का एक प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये चीज़ जो है इसे हम स्पाइन कहते हैं स्कैप्यूला में। Slightly elevated wrist called spine, expand process called the acronym। तो यहीं से एक्रोनिम निकल के आता है, द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स। तो ये जो क्लैविकल है, यहाँ पर स्कैप्यूला है, इसका स्पाइन ऐसा है, और यहाँ पर कहीं पर एक्रोनिम है। एक्रोनिम के अंदर ही एक डिप्रेशन होता है जिसको हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, उससे जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है। एंड दिस फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, स्पाइन है, ये क्लैविकल, यहाँ पर कुछ अंदर ग्लेनॉइड कैविटी होता है जिसके साथ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट, ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। तो क्लैविकल जो है ये एक एस शेप्ड बोन है, एस शेप्ड, तो दैट इज वाई इसमें 2 कर्वेचर है, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द कॉलर बोन। फिर हमारा पेल्विक गर्डल है, ये एट बर्थ इट इज एक्चुअली द कॉक्सल बोन विच इज फॉर्म्ड बाई, मतलब 2 होगा ना, एक इस साइड और एक इस साइड भी। 4 लिम्ब में पेल्विक गर्डल जो किससे? लोअर लिम्ब को आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है विद द एक्सियल स्केलेटन। एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स जो बर्थ में फ्यूज्ड नहीं रहता है, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। जहाँ पर इनका फ्यूजन होता है वहाँ पर एक कैविटी बनता है, एसिटाब्युलम, ठीक है। जैसे वहाँ क्या पढ़ रहा था? एक्रोनिम था, वैसे यहाँ पे एसिटाब्युलम है जिससे ये फीमर थाई बोन आर्टिकुलेट करता है। तो जो 2 हाफ ऑफ हमारा पेल्विक गर्डल है वो एक पॉइंट पे म्यूट करता है, उसे हम कार्टिलेजिनस फाइब्रस कार्टिलेज कंटेन करता है, उसे हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 जहाँ मिल रहा है ना, यहाँ पर ये जो एरिया है इसे हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। एंड ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना लेते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जॉइंट्स पे। तो जॉइंट्स का डेफिनेशन यही है, आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। So they can be between bones also, and they can be between bones and cartilages also. So force generated by the muscle is used to carry out movement through joints, where the joints acts as a fulcrum. Fulcrum वो एक पॉइंट होता है ना जहाँ पर आप लगाते हैं प्रेशर, तो वो चीज़ आसानी से खुल जाता है। जैसे कि जब आप एक
टर्न कर जाता है, तो उसको हम फल्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो 3 मेजर वेज में वो क्लासिफाइड है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है दैट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। दीज आर वॉट लाइक द सूचर्स इन आवर स्कल, दे आर dense fibrous connective tissue and they form the sutures of the cranium, ठीक है। कार्टिलेजस जॉइंट्स क्या है, जो कार्टिलेज कंटेन करता है। एंड और एक जगह फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है, सूचर्स में तो प्रेजेंट ही है क्रेनियम के, एंड मैक्सिला और टीथ के बिटवीन प्रेजेंट है, एंड मैंडिबल एंड टीथ के बिटवीन भी प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, कार्टिलेज से जो बना हुआ जॉइंट है उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। ये परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, जैसे जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे इन द वर्टेब्रल कॉलम। फिर हमारा जो हाईलाइन कार्टिलेज से रिब्स अटैच्ड है वो, एंड जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। फिर साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। एंड द साइनोवियल जॉइंट, इसमें काफ़ी कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउड है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जिसमें क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है। जैसे इसमें हमारा और बाइफरकेट करके है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्टल, हिंज जॉइंट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन नी जॉइंट, पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस जिसके वजह से हम नॉड कर सकते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा पिवट जॉइंट, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटलस एंड एक्सिस के बिटवीन प्रेजेंट है। हिंज जॉइंट है, लाइक हिंज जैसा हमारा जो नी का मूवमेंट है वो हिंज डोर जैसा ही तो मूवमेंट होता है। फिर ये जो सैडल जॉइंट है, इस तरह से एक सैडल है, ये है जो हमारा जो थंब है जिसको हम ऐसे कर सकते हैं, वो यही सैडल जॉइंट है। प्लेन जॉइंट क्या है, प्लेन जॉइंट इज ओनली ग्लाइडिंग जॉइंट, सो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन आवर कार्पल्स, बिटवीन आर कार्पल्स इट इज प्रेजेंट। एंड ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्टल, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन आवर फीमर एंड पेल्विक गर्टल। तो ये देख लो एक बार, ठीक है, कि कैसे सारा चीज़ है एक डायग्राम में। ये है एसिटाब्यूलम, दिस इज एक्रोनिम, दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी। फिर है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले है माइस्थीनिया ग्रेविस, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दिस अफेक्ट्स आर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड लीड्स टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा और नहीं जानना है। नीट के लिए यहीं से आता है, एनसीईआरटी से ही सारा चीज़ आता है। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगी विच इज़ बेनिफिशियल। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। And muscular dystrophy is an X-linked recessive disorder. This is asked in PYQ so many times. So it is due to a presence of a mutated gene. ठीक है, तो एक म्यूटेटेड जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर ही डिस्ट्रोफिन का जीन होता है। क्या होता है कि ये अनेबल होता है कि ये अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना पाता है स्केलेटल मसल्स में। अब इसका डेफिशिएंसी के वजह से ये रिलीज़ नहीं होता है मसल में, एंड देयर बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन डजंट टेक प्लेस। सो इससे आदमी काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाता है, इसका मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक, ठीक है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन, कैल्शियम इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम मसल सेल्स एंड देयरफॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सो दिस डिस्ट्रोफिन जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, फाइन। फिर टेक्नी है, इसको हम लोग हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं, मतलब लो लेवल ऑफ कैल्शियम, विच इज़ रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो CA2+ इन आर बॉडी। अर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जहाँ पर भी ARTH वर्ड आ रहा है, जैसे अर्थरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, एंड जहाँ पर भी
TIS आता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, तो अर्थराइटिस। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस विच इज़ अ एज रिलेटेड characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. Decreased level of estrogen is a common, तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के वजह से इट इज़ अ कॉमन कॉज इन ऑस्टियोपोरोसिस, एंड ऑस्टियोपोरोसिस देयरबाय अफेक्ट्स फीमेल मोर देन मेल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बोन है वो उसमें मिनरल्स एंड फाइबर्स का लॉस हो जाता है, एंड इसमें क्या हो जाता है कि हमारा इम्बैलेंसेस ऑफ हार्मोन, इसमें कैल्सिटोनिन भी है, पैराथॉर्मोन भी है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज गाउट, एंड दिस इज़ अ प्यूरिन मैकेनिज्म के वजह से ये होता है। अगर डिफेक्ट है हमारा प्यूरिन मैकेनिज्म में, हाँ वही DNA वाला प्यूरिन एंड पैरामीडीन, सो दैट इज़ वाई इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन गट।